कल क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, वाष्प पढ़े थे कल। वाष्प दाब भी पढ़े। वाष्प दाब क्या होता है, फिर वाष्प दाब को कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं ना, उसको पढ़े। 3 ही फैक्टर पढ़े थे, उसमें 3 ही फैक्टर था, देखना था। एक क्या था आपका, कंटेनर का शेप एंड साइज, दूसरा टेम्परेचर था, और तीसरा क्या था आपका, ये जो सबस्टेंस उसका नेचर क्या है। तो उसमें ये बताए थे कि जो वाष्प दाब होता है वो कंटेनर के शेप एंड साइज पर डिफर नहीं करता, उसका आकार आकृति कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। फिर अलग अलग अगर पदार्थ है, समान टेम्परेचर पर उनका वाष्प दाब भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये कल का टॉपिक था। फिर हमने कहा कि वाष्प दाब को ही पढ़ना है। अच्छा, उस बिहेवियर हम लोगों ने पदार्थ को 2 तरह से बांटा था। जो हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे उस सोल्यूशन को 2 तरह से बांटा था। एक सोल्यूशन कौन सा था, ठीक है, सोल्यूशन 2 तरह से। एक होगा वाष्पशील, जिसके वजह से उसको अगर हीट किया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। ठीक है। दूसरा वाला अवाष्पशील, जिसके वजह से वाष्प नहीं बनेगा, उसे अवाष्पशील बोलेंगे, और जिसकी वजह से बनेगा उसे वाष्पशील बनेगा। इंग्लिश में वाष्पशील को वोलाटाइल बोलते हैं, अवाष्पशील को नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल बताए थे जो हमको कौन कौन से दिखेंगे। वाष्पशील में हो सकता है H2O दिखाई देगा, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टॉलुइन इत्यादि बहुत सारे। अवाष्पशील में कौन से दिखाई देंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड दिखाई दे सकता है, ग्लूकोज दिखाई दे सकता है, सुक्रोज दिखाई दे सकता है, यूरिया दिखाई दे सकता है। तो यही सब आपको दिखेंगे। ये जितने भी बताया हूँ, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल। इनको हीट करेंगे तो भाप, इनकी वजह से वाष्प नहीं बनेगा। जब इनकी वजह से वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्प दाब कहाँ से बनेगा, क्योंकि वाष्प दाब किससे बनता है, वाष्प से ही बनता है। अब हम लोग भाई क्या करेंगे, एक सोल्यूशन बनाएंगे, और सोल्यूशन में हम भाई किस सोल्यूशन की ज्यादातर बात करते हैं हम लोग, पूरे लेसन में कौन से सोल्यूशन की बात करेंगे, बाइनरी सोल्यूशन की, द्विअंगी विलयन। ऐसा सोल्यूशन इसमें कितने कंपोनेंट हो, 2 कंपोनेंट हो, 2 अवयव हो। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर बच्चों हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में एक वाष्पशील लेंगे और दूसरा भी क्या लेंगे, वाष्पशील लेंगे। 2 वाष्पशील पदार्थों को आपस में मिलाएंगे और उसका देखेंगे वाष्प दाब क्या आता है, उससे रिलेटेड कुछ ला भी, उस ला को पढ़ेंगे। दूसरी बात, सामान्यतः ये देखा जाता है कि जितने भी वाष्पशील होते हैं, जितने भी वाष्पशील होते हैं वो किस फिजिकल स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है। तो हम इसी के बेसिस पर क्या करेंगे, ये बोल सकते थे कि द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, वह राउल्ट का नियम, यही था ना कल का टॉपिक। तो इसी को पढ़ते हैं क्या, द्रव विलयन का वाष्प दाब व राउल्ट का नियम। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए, लिक्विड नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ठीक है ना, एंड राउल्ट ला। ठीक है। अब इस बात को हम लोग समझते हैं क्या है मामला। जैसे बच्चों मान लीजिए मेरे पास कोई सबस्टेंस है,
और ये जो भी सबस्टेंस है वो कैसा है, कोई सबस्टेंस है मान लीजिए बी नाम का, सपोज दैट इसमें क्या है, कोई बी, कोई बी नाम का इसमें क्या है, सबस्टेंस है। और ये जो बी नाम का सबस्टेंस है हम सुप्योर रूप से है, अकेले है, ठीक है। जो बी नाम का जो सबस्टेंस है बच्चों, ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया, वो वाष्पशील है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी होगा वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। हम ये बात चुके हैं कि जितने भी वोलाटाइल होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो मान लीजिए जो भी पदार्थ है बी नाम का, ये लिक्विड फॉर्म में है और वाष्पशील है। मतलब अगर इसको हीट दिया जाए, मान लीजिए इसको हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो इसके वजह से क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनेगा। देखिए एक बात कन्वेंशन में याद रख लेना, जब कोई भी मत लीजिए कोई पदार्थ है अवाष्पशील है, ठीक है, अकेले है, उसकी वजह से वाष्प दाब बन रहा है ना, तो उसके वजह से जो भी वाष्प दाब बन रहा है उसके लिए जो हम लोग सिंबल बनाएंगे, जो भी है प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों पी से, उसको थोड़ा यूनिक बनाने के लिए हम उसके ऊपर का लगा देंगे नॉट, तो बोलते हैं पी नॉट। ये बी की वजह से ये वाष्प दाब बच्चों बन रहा है, तो बोलेंगे पी नॉट ऑफ बी। तो इस पूरे टॉपिक में जहां पर नॉट लग जाएगा ना, वहां पर ये समझना कि उसमें प्योर क्या है, बी की वजह से वाष्प दाब बन रहा है। तो इसको अगर बोलना चाहते हैं तो पी नॉट ऑफ बी को ये बोल सकते हैं क्या, बी का शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब। अब शुद्ध का मतलब क्या, वो अकेले है, उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, मतलब सॉल्यूशन नहीं बना है। अभी बात समझ पा रहे हैं, कुछ इस तरह से। तो बी का शुद्ध वाष्प दाब, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। बात समझ में आया। एक चीज और बच्चों जरा ध्यान देना, अक्सर हम लोग इस लेसन में क्या होगा, मान लीजिए अगर सिंबल उम्बल की बात करें, देखिए कोई भी सॉल्यूशन बनता है, कोई भी सॉल्यूशन बनता है, तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वैसे, तो कोई भी सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट्स होता है, सॉल्वेंट होता है। बच्चों जो सॉल्यूट होता है उसको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। जो बिले होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। और बच्चों जो सॉल्वेंट होता है उसे रिप्रेजेंट करेंगे ए से। अगर नाम नहीं दिया है तो हम बिले को बी से और सॉल्वेंट को ए से। तो यहाँ पर आप समझने के लिए भी समझ सकते हैं कि एक कोई सॉल्यूट है, कोई बिले है, और ये बिले कैसा बच्चों है, वो वाष्पशील है, इसके वजह से वाष्प बनेगा। अकेले है तो जो भी वाष्प बनेगा ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कितना वाष्प बना रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका जब हम सिंबल बनाएंगे तो प्रेशर को जो है कि वेपर प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और नॉट लगा दिया गया तो मतलब वो उसके अकेले की वजह से बन रहा है। और बी का मतलब क्या हो गया, ये बिले है, मतलब जिसका नाम जो रहेगा उसका नाम नीचे लिख लेंगे। तो क्या हो गया, पी पढ़ेंगे कैसे, पी नॉट ऑफ बी, बी के कारण शुद्ध वाष्प दाब, बी का शुद्ध वाष्प दाब, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए हम एक और, मान लीजिए कोई दूसरा कोई सबस्टेंस लेते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा सबस्टेंस है, सपोज दैट मान लीजिए इसमें क्या है, ए है। और हम लोग ये बात कर चुके हैं कि हम लोग ये दोनों क्या लेंगे, द्रव लेंगे, मतलब जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो कैसा होगा, द्रव होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये भी किस अवस्था में होगा, द्रव का मतलब वही क्या, ये कैसा होगा, ये भी वोलाटाइल होगा। क्या होगा, वोलाटाइल, मतलब किस फॉर्म में ये भी होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रव अवस्था में होगा। बात समझ पा रहे हैं। इसको भी मान ली उतने ही मान ली इसको भी हीट कर रहे हैं उतने ही टेम्परेचर पर, चाहे जितने भी टेम्परेचर हो, सेम टेम्परेचर मान ली इसको हीट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी तो क्या बनेगा, वाष्प दाब बनेगा ना। इसके वजह से बच्चों जो वाष्प दाब बनेगा, इसके वजह से जो बनेगा, इसको क्या बोल सकते हैं बताइए, इसको बोलेंगे पी नॉट ऑफ ए, इसके हिसाब से भी बोल सकते हैं ना, पी नॉट ऑफ ए।
और पी नॉट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया बताइए हमें, ए का शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध का मतलब अकेले से है, शुद्ध वाष्प दाब, ठीक है ना। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्लियर हो गया ये चीजें। ये भाई दोनों अपना अपना वेपर प्रेशर बना रहे हैं। अब मान लीजिए इन दोनों को मिला दिया गया, मिलाकर क्या बनाया गया, एक सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है, मिलाकर इनका एक सॉल्यूशन बनाया गया। मान लीजिए यहीं पर जो है कि सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है, कंटेनर क्लोज, क्योंकि वेपर प्रेशर की बात क्लोज कंटेनर में ही होती है, ठीक है। तो जब दोनों को इसमें मिक्स कर दिया गया, दोनों को मिक्स करके जो है कि वेपर प्रेशर देखना चाहते हैं। अब अकेले अकेले देखना, देखो यहाँ पर अकेले अकेले देखें, जो भी टेम्परेचर हो, मान लीजिए अगर ये 80 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको भी 80 डिग्री सेल्सियस देखें, तो इसके वजह से वाष्प दाब पी नॉट ऑफ बी बन रहा है, इसके वजह से वाष्प दाब पी नॉट ऑफ ए बन रहा है। फिर हमने कहा ये तो अकेले अकेले है, एक काम कर लेते हैं, उतने ही टेम्परेचर पर दोनों को मिलाकर देखते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब यहां पर बनाते हैं सोल्यूशन, ए प्लस बी को यहां पर मिलाएं, मतलब क्या बनाए बच्चों, सोल्यूशन, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में देखेंगे बच्चों, ए का भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, बी का भी, ए का भी और बी का भी, ए का भी और बी का भी, ऐसे पूरे भरे पड़े हैं, ठीक है। अब दोनों हो गया। एक बात समझिए, अभी जो सोल्यूशन बना है, इसको भी, सोल्यूशन को भी मैं उतने ही टेम्परेचर पर बच्चों क्या कर रहा हूं, इसे हीट कर रहा हूं, उतने ही टेम्परेचर पे इसको क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि सर ये दोनों ही वालाटाइल है, जब दो सोल्यूशन बनाया गया, दोनों ही पदार्थ ए और बी दोनों भी वालाटाइल, दोनों वाष्पशील हैं, दोनों की वजह से वाष्प बनेगा, तो हीट करेंगे तो दोनों का क्या बनेगा, यहां पर वेपर बनेगा, मतलब दोनों का क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। तो अब मुझे टारगेट ये है कि सर अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात यह है कि जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा दोनों की वजह से बन रहा होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें प्रेशर, वेपर प्रेशर बनना होगा ए के वजह से भी, और प्रेशर बनना होगा बी की वजह से भी बन रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं। परंतु यहां पर और यहां पर जो सिंबल बनाया गया है इसमें थोड़ा सा अंतर करेंगे। पहले अकेले था तो क्या लग रहा था, नॉट, यहां पर अकेले नहीं है तो नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसका नाम भी बदल जाता है, इसका नाम भी बदल जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसको इधर बोल देते हैं, इसमें पी ऑफ बी, ठीक है, पी ऑफ बी। अब यहां पर पी ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, तो यहां पर बोलेंगे, नाम बदल जाएगा, तो बन तो दोनों की वजह से रहा है, कितना बन रहा है उसका फार्मूला वगैरह व्यंजक वगैरह अभी देखेंगे कैसे निकलेगा, बट बन तो दोनों की वजह से रहा है। परंतु यहां पर सिंबल वाला मामला देखा जाए तो पहले पी नॉट बोल रहे थे क्योंकि अकेले था, लेकिन अब अकेले नहीं है, दोनों की वजह से बन रहा है, तो नॉट हटा करके क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ए का नहीं, आंशिक वाष्प दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। जब शब्द आ गया पार्शियल मतलब आंशिक वाष्प दाब, इसका मतलब कि अब उसके साथ में कोई है। बात समझ पा रहे हैं, ये चीज का ध्यान देना। सिमिलरली इसी तरह से इसको क्या बोल सकते हैं बताइए, बी का आंशिक वाष्प दाब, इसका मतलब लिखेंगे क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर हो गया। तो क्या पी ऑफ ए और पी ऑफ बी यहां पर, तो अगर मैं अब बताओ इतना समझने के बाद, अब तो तुम लोग ये तो विभेद कर पाओगे ना कि पी नॉट ऑफ ए और पी ऑफ ए का क्या मतलब है। इसे बोलोगे क्या, इसे क्या बोलोगे,
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ऐसे क्या बोलोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये आंशिक वाष्प दाब है और ये शुद्ध वाष्प दाब है। जब ये अकेले है, नहीं अशुद्ध नहीं, यहाँ पर शुद्ध का मीनिंग ही नहीं है कि जो है कि शुद्धता से, नहीं, शुद्ध का मतलब अकेले से है, नहीं अशुद्ध नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा उसी में ये बनाया गया कॉन्सेप्ट, तो ऐसे ही जो है कि अशुद्ध नहीं बोलेंगे, ठीक है, अशुद्ध शब्द यूज ही नहीं किया गया, ठीक है। तो पी नॉट ऑफ ए और पी ऑफ ए का अंतर समझ में आ गया। इसी तरह से आप लोग ये भी विभेद कर पाएंगे कि पी नॉट ऑफ बी का मतलब क्या है और पी ऑफ बी का मतलब क्या है ना, मतलब अब पी नॉट ऑफ बी का मतलब वह अकेले, बी का शुद्ध वाष्प दाब, अब पी ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, आंशिक वाष्प दाब, मतलब उसके साथ कोई ना कोई है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन निकलेगा कैसे, हम मान लीजिए अकेले जो था, ये जो अकेले थे तो इतना बना रहे थे, अब यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, वहाँ पर पीए लिखे हैं तो वहाँ पर उसके साथ कोई है तो वहाँ पर कुछ होगा तो उसका भी तो नाम लिखिए ना। कहाँ पर, जैसे पी नॉट ए लिखे हैं तो पी नॉट ऑफ ए मतलब ए का शुद्ध वाष्प दाब, ठीक है, अकेले वहाँ पर पीए लिखे हैं, कहाँ पर लिखे, हाँ यहाँ पर पीए लिखे हैं, आंशिक है उसके साथ जो है उसको भी तो लिखिए ना। हाँ क्या लिखे हैं, पी ऑफ बी दोनों है, ए और बी दोनों है, तो पी ए भी नहीं लिख सकते हैं, पी इनटू नहीं ऐसे नहीं, दोनों का अलग अलग लिखते हैं, साथ में नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए अगर इस सॉल्यूशन की अगर तुम बात कर रहे हो तो ए और बी दोनों है, तो तुम चाहते हो कि सर पी ए बी लिख दें, तो हम इस समझ जाएंगे कि ए और बी दोनों है, तो ऐसे नहीं, पी ए बी, सुनो, पी ए बी नहीं बोलते, अलग अलग बोलते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ऐसे। तो अभी पूरा मामला समझ में आया, लेकिन टारगेट क्या है सर, अब इस सॉल्यूशन का क्या बताइए, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताइए। तो शायद दिमाग में चल रहा होगा सर जी बहुत सिंपल सी बात है, अरे इसके वजह से कुछ तो बन रहा होगा, यहाँ पर जो बन रहा था वो तो बनेगा ही बनेगा, इसके वजह जो बन रहा था बन ही रहा था, दोनों को जोड़ दीजिए टोटल मिल जाएगा बिलियन का। तो ऐसा नहीं है बच्चों, पहले ये था कि मान लीजिए कि ए सिर्फ ए था, सिर्फ इसके सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या थे, ए थे, अब इसमें बी भी आ गया, तो अब ए उतना वेपराइजेशन नहीं हो पाएगा जितना अकेले था, अब बी भी वैसी कंडीशन है, मान ली बी वैसी कंडीशन है, बी उतना वेपराइजेशन उसका नहीं हो पाएगा जितना वो अकेले में हो रहा था, अब तो कुछ तो दिक्कत होगा, अब दोनों वेपराइजेशन हो रहे हैं, तो सरफेस पर ए की भी दिखेंगे और बी के भी दिखेंगे सेम टेम्परेचर पर, तो कुछ ना कुछ अंतर तो होने वाला है। तो हम मुझे कुल मिला जुला कर मुझे क्या चाहिए, टोटल वेपर प्रेशर चाहिए इसका सॉल्यूशन का, बिलियन का कुल वाष्प दाब मुझे चाहिए, या बिलियन का आंशिक वाष्प दाब चाहिए, आंशिक का मतलब इन दोनों के कारण। तो इसके लिए, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इससे रिलेटेड आता है आपका किसका लॉ, राउल्ट का लॉ। क्या आता है, राउल्ट का नियम, यहीं पर बता दें, चलिए आता है राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम ये कहता है, देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, देखिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सबका, जैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का आंशिक जो वाष्प दाब है इस बिलियन में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन को जो है कि कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जीटा से ना, जीटा, चलो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इसको हम क्या बना लेते हैं, एक्स, सबसे आसान बोले तो वहां पर भी, तो यहां पर एक्स का मतलब क्या समझना, मोल फ्रैक्शन। तो वो कहते हैं, देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जो बिलियन में जो ए का आंशिक वाष्प दाब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। और मोल फ्रैक्शन आपको मैं पढ़ाया हूं, मोल अंश क्या होता है मैं बताया हूं, मतलब ये राउल्ट ये कहते हैं इस बिलियन में जिसका मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, मान लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन है और बाइनरी सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है, तो वो ये बताते हैं कि आंशिक वाष्प दाब ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा, कितना होगा, तो ये बताते हैं कि जिस इस बिलियन में जिसका मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन सबका जिसका ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, मान लीजिए हम इस सॉल्यूशन में सपोज दैट इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों लिए हैं,
ए का हमने 1 मोल लिया और बी का कितना मोल लिया, 3 मोल लिया। अगर मैं कहूँ चलिए मोल फ्रैक्शन बताइए, तो मोल फ्रैक्शन पहले समझाया था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर बटे कुल मोल, मोल बटे कुल मोल। तो हम मान लेते हैं कि ए का 1 मोल लिए हैं सॉल्यूशन में और बी का 3 मोल लिए हैं। तो अगर मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को मान लीजिए 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलता था, 1 और 3 प्लस कितना हो गया 4, 1/4 हो गया। अब यहां पर अगर मैं कहूं चलिए मोल फ्रैक्शन आप बी बताइए, तो मोल फ्रैक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। तो बताइए किसका मोल फ्रैक्शन बड़ा है, ये 1/4 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है? अच्छा समझ जा, अरे भैया 1 में 4 को हिस्सा हो रहा है, इसमें 3 में 4 हिस्सा हो रहा है, तो बड़ा हिस्सा। अरे तू क्या छोटी छोटी बात कर रहा है, देख इधर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 3 कितना हो गया 4, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो वो जो राउल्ट का नियम है वो ये कहते हैं कि देखिए सॉल्यूशन में उसका आंशिक वाष्प दाब ज्यादा होगा जिसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके बताने के अनुसार यहाँ पर इस सिचुएशन के अनुसार देखा जाए तो बताइए ए का जो है कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा, क्योंकि विलयन में इसका मोल प्रभाज क्या है, ज्यादा है। मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन एक ही चीज है, ठीक है। मोल प्रभाज क्या है, ज्यादा है। तो ये राउल्ट का नियम है, यही राउल्ट का नियम है कि पी ऑफ ए बोले तो ए का आंशिक वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती होता है किसके, उसके मोल प्रभाज के, मोल अंश के। मतलब विलयन में जिसका मोल ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, विलयन में जिसका मोल ज्यादा होगा, तो जिसका मोल ज्यादा होगा उसका क्या ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अब मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यही है राउल्ट का नियम, ठीक है। अब ऐसे बी का भी कर सकते हैं कि पी ऑफ बी मतलब बी का आंशिक वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके किसके, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, विलयन में बी का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा, मतलब मोल जितना ज्यादा रहेगा, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा रहेंगे, इसका अरे भाई जो ज्यादा रहेगा विलयन में वही तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा। मान लो कि हम पानी लिए 1 लीटर, उसमें मान लीजिए कोई एल्कोहल डाल दिए, मान लीजिए 50 ml, तो ज्यादातर वेपर प्रेशर किसकी वजह से बनेगा, पानी की वजह से, क्योंकि उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है। और मात्रा के लिए इन्होंने किसको लिया भाई, मोल फ्रैक्शन को ले लिया। कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, उसी का वो वेपर प्रेशर जो है कि ज्यादा होगा। तो इन्होंने कंसंट्रेशन को किसको ले लिया व्यक्त करने के लिए, मोल अंश ले लिया, और कुछ है नहीं, सिंपल सी बात। मतलब सॉल्यूशन में जिसका मोल ज्यादा रहेगा उसके वजह से वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। ये राउल्ट का नियम हो गया। अब इस राउल्ट के नियम को थोड़ा सा व्यंजक रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा डेरिवेट करते हैं, फार्मूला प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखो कैसे, मान लो यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए यहां से अगर चाहेंगे तो P ऑफ A जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ A के, तो अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं जब भी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल हटता है तो एक नई कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहां पर एक नई कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, K। आपको हो जाएगा P ऑफ A बराबर K इंटू एक्स ऑफ A। अब K क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इस K का मान हम लोग निकाल लेते हैं। K का मान मान लीजिए, माना बिलियन में शुद्ध A है। शुद्ध A का मतलब बिलियन तो नहीं बोला जाएगा, परंतु मान लीजिए शुद्ध A है। मान लीजिए कोई एक ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें प्योर A है, तो प्योर A के कंडीशन में अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो बताइए, आपको ये चीज पता है का कि अगर मोल फ्रैक्शन को जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इनको जोड़ा जाए तो किसके बराबर आएगा, A। बोलो सही है। अब यहां से मान लीजिए माना बिलियन में शुद्ध अगर A है, सिर्फ ऐसा कोई सॉल्यूशन मान बोल ही नहीं सकते, मान लीजिए कोई ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें प्योर A है, तो प्योर A रहेगा, तो बताइए इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा, 1। अरे B है या नहीं है, 0 है, तो एक्स ऑफ A बराबर किसके होगा, 1 के। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, 0 होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स ऑफ A है,
तो मैं यहां पर लिख सकता हूं P ऑफ A मैं बराबर K था, यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं x ऑफ क्या था यहां पर A है ना, तो अगर x ऑफ A की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं 1, तो यहां पर एक बात और सुनो, अगर मान लीजिए प्योर अगर A है तो मैं लिख सकता हूं x ऑफ A की जगह पर 1 लिख सकता हूं, और जब अकेले ही है प्योर रूप से है तो P ऑफ एक जगह पर मैं क्या बोल सकता हूं P नॉट ऑफ A, अब बराबर क्या हो जाएगा K इंटू 1, मतलब यहां से K का मान कितना हो गया P नॉट ऑफ A। बात समझ पा रहे हैं? अब इस P नॉट ऑफ A का मान यहां पर जो है कि रिप्रेजेंट यहां पर रख दीजिए, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 यहां पर हो गया समीकरण नंबर 2, तो यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से अगर बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा P ऑफ A बराबर K की जगह क्या रख देंगे P नॉट ऑफ A इनटू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये मिला, मतलब इस विलयन में A का आंशिक वाष्प दाब कितना होगा इस फार्मूले से पता चल जाएगा। इसी प्रकार चाहेंगे तो किसका निकाल सकते हैं इसका B का निकाल सकते हैं, तो P ऑफ जो B होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ B के, इसका सिंबल जब हटेगा तो एक नई कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसे क्या बोलेंगे K ऑफ XB, K का मान यहां पर क्या हो जाएगा P ऑफ B बराबर उसी प्रकार K का मान क्या हो जाएगा P नॉट ऑफ B इनटू X ऑफ क्या हो जाएगा B, ये हो गया। बात समझ पाए? तो इस विलयन में आंशिक वाष्प दाब क्या होगा उसका अलग अलग क्या हो गया व्यंजक हो गया। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? ठीक है, P नॉट कैसे निकालेंगे इसका तो वहां पर कैसे P नॉट मिलेगा, P नॉट कैसे मिलेगा? हम मान लिए माना विलयन में अगर शुद्ध A होता तो बताओ B क्या होता आपका 0, सिर्फ X A होता, मतलब सिर्फ A होता, जब भी मान ली B नहीं है A है तो भाई जब तब B नहीं है तो इसका मतलब उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता 0 होता, 0 होता, और जब वो 0 हो जाता इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना होता 1 होता। ठीक, उसको कैसे आंशिक बोलेंगे? आंशिक नहीं अलग से माना गया है, आंशिक वाले कहानी में इसको जोड़ा जा रहा है, हम यहां से कहानी उठा रहे हैं, मान लीजिए यहां से अकेले से, अगर ये अकेले रहता तो बताओ यहां से P ऑफ A को हम P नॉट ऑफ A बोलते हैं, और यहाँ पर X ऑफ A को क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे, K का मान निकालना चाहते थे वही है, तो यहां से क्या हो जाएगा K का मान कितना हो जाएगा P नॉट ऑफ A। हम एज्यूम कर लिए मान लिए हैं कि विलयन प्योर रूप से A है, तो प्योर रूप से A होगा तो B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा 0, अब मोल फ्रैक्शन A का कितना होगा 1 होगा, जब ये 1 हो गया तो मैं इसी इक्वेशन में रखा हूं, तो P ऑफ A को हम क्या बोलेंगे तब जब अकेले रहेगा, तो P ऑफ A बोलने की जगह क्या बोलूंगा बच्चों P नॉट ऑफ, अकेले है तो प्योर रूप से अगर X ऑफ एक जगह में क्या रख सकता हूं 1, तो यहां से K का मान क्या आ गया P नॉट ऑफ, अब चाहेंगे तो इसको यहीं पर रख दीजिए तो मिल गया आपका एक व्यंजक। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से हम चाहेंगे तो B का भी निकाल लेंगे, तो विलयन में A का कितना वेपर प्रेशर होगा ये हो गया व्यंजक, B का कितना वेपर प्रेशर हो गया ये हो गया, तो एक ही जैसे हैं। ठीक है, अलग अलग तो निकाल दिए, अब इस विलयन में कुल वाष्प दाब कितना है, कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब के लिए देखिए कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब क्या होगा, क्या करेंगे कुल वाष्प दाब के लिए लिखेंगे, कुल को मैं बोल दूं टोटल PT, P ऑफ T मतलब टोटल वेपर प्रेशर, कैसे बनेगा दोनों को जोड़ दीजिए P ऑफ A प्लस P ऑफ B, ये हो गया, या इसी को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं P ऑफ T बराबर, आप P ऑफ A की जगह क्या लिख सकते हैं P नॉट ऑफ A इंटू X ऑफ A प्लस P ऑफ B की जगह क्या लिख सकते हैं P नॉट ऑफ B इंटू X ऑफ B, ये हो गया फार्मूला। बात समझ पाए? अच्छा एक बात और समझना, यहां पर मैं भले जैसे लग रहा है कि मैथमेटिकली है एकदम कि दोनों का आंशिक जो है कि आंशिक वाष्प दाब दोनों को जोड़ दिया गया है, जैसे मैथ लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, यहां पर लगता है डाल्टन का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम,
क्लास 11th में, फिर दर्द दे दिए ना। डाल्टन का आंशिक दाब का एक नियम होता है कि जो कुल वाष्प दाब, जो दाब होता है, गैसों का जो दाब होता है, उसके पार्शियल, उसके आंशिक वाष्प दाब के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये इनका अपना लॉ है। तो उस लॉ के अनुसार दोनों को आंशिक वाष्प दाब को क्या किए हैं, जोड़े हैं, ना कि मैथमेटिकली जोड़े हैं। यहाँ पर डाल्टन का नियम लगता है। तो ये मत समझना सर यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया गया, सिंपल, हाँ जोड़ा गया है, सिंपल बढ़िया है, परंतु किस नियम के अनुसार, डाल्टन के नियम के अनुसार, जो क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो ये हो गया फार्मूला, बात समझ पाए तुम लोग। तो ये राउल्ट का नियम और उससे संबंधित फार्मूला, ये व्यंजक हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, अब राउल्ट के नियम को हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसको उतार लीजिए, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग आप लोग ये बनाएं, इसके अंतर्गत देखिएगा हम लोग किसको टारगेट करने जा रहे हैं, राउल्ट के नियम लिखना है इसमें। देखिएगा, राउल्ट ने द्रवों से मिलकर बने, राउल्ट ने द्रवों से मिलकर बने, राउल्ट ने द्रवों से मिलकर बने विलयनों के वाष्प दाब के व्यवहार को दाब के व्यवहार को वाष्प दाब के व्यवहार को निम्नलिखित नियम के आधार पर, निम्नलिखित नियम के आधार पर विवेचित किया, विवेचित किया। हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके डबल इनवर्टेड कामा में काली या रंगीन पेन से, ठीक है। अब हमें बताइए कि छोटी परिभाषा लिखेंगे, थोड़ी बड़ी परिभाषा लिखेंगे, बड़ी लिखो तो लिखना लिखना लिखिए, दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने, दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर, किसी मिश्रण का निश्चित ताप पर मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित, उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब का योग होता है, उस मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। आंशिक वाष्प दाबों का योग होता है। देखिए, विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल आंशिक वाष्प दाब निश्चित ताप पर, ये उसके अवयव के आंशिक वाष्प दाब के क्या होता है, योग होता है। दोनों का क्या होता है, योग होता है। ठीक, ये हो गया। अब मेन अब राउल्ट का नियम अब स्टार्ट होता है, लिखिएगा उसी में, एक लाइन और लिखिए, उसी में लाइन नहीं छोड़ना, उसी में लिखिए। किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में
शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मोल अंश का गुणक होता है। शुद्ध वाष्प दाब और मोल अंश का क्या होता है? गुणक होता है। देखिए गुणक होता है, उस मोल अंश का गुणक होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्योर स्टेट का जो है कि वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन उसका, तो उसका मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब इस पर सवाल बनाएगा, बोल देगा कि फला फला जो है कि कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उसका प्योर वेपर प्रेशर शुद्ध वाष्प दाब वो कंसीडर कर देगा, मतलब ये आपको दिया रहेगा पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी का मान क्या करेगा? दे देगा, आपको पूछेगा इसका मान, तो कहीं ना कहीं इसमें मोल फ्रैक्शन का रोल है। फिर आया मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल फ्रैक्शन निकालना आएगा इससे संबंधित सवाल कर लेगा। इसमें भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है, करेंगे। क्लियर हो गया ना? परिभाषा सबको समझ में आई है? पूरा लंबा चौड़ा है, कुछ लोग बड़े डायरेक्ट एक लाइन में बता देते हैं। क्या? निश्चित ताप पर किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, किसी विलयन के अवयव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। काम खत्म। उसमें इस बात की चर्चा ही नहीं है। अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटा तो प्योर वेपर प्रेशर का मल्टीप्लाई हुआ, ये सब की चर्चा नहीं है। तो एक लाइन में निपटा सकते हैं, लेकिन लंबी चौड़ी परिभाषा में इंफॉर्मेशन ज्यादा रहता है, बस यही है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे आपको कुछ बताते हैं। नोट हो गया? कंप्लीट? मिटाएं और कुछ और बात करते हैं, ठीक है? हाँ, नोट में कुछ बात याद रखेंगे आप लोग। एक सवाल भी पूछता है थोड़ा सा, उससे रिलेटेड एक चीज बता देते हैं। मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है बच्चों, और केस वही है, ठीक है, जो जिस केस पर हम लोग बात कर रहे थे, दोनों लिक्विड ही लिक्विड है। तो मान लीजिए ए और बी का ये बच्चों सॉल्यूशन है, ठीक है, और दोनों ही वोलेटाइल है, और दोनों की वजह से क्या बनेगा? वाष्प दाब बनेगा, ठीक है। ए प्लस बी ये सॉल्यूशन बना है। सर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा तब करना, जैसे उसमें a प्लस बी लिए, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है करना। तो सर कह रहा है ना जैसे कि एक उसमें दारू के लिए है और दारू नहीं है सर, हाँ, मतलब कोई जल्दी से मतलब वाष्प बन जाता है, कोई लेट भी बनेगा तो हाँ, तो उससे क्या लेना देना? सर कह रहा है उसमें क्या होगा, जैसे a नॉट लिखे थे, p नॉट a लिखे थे और b और a लिखे थे, उसमें पहले जो बनेगा उसका देखेंगे तो p नॉट a होगा। सर कह रहा है किसका अधिक रहेगा वाष्प दाब? अरे भाई उसी पर तो बात कर रहे हैं, सारी बातें उसी पर तो ही हैं। सारी अलग अलग पदार्थों का जो है कि अलग अलग पदार्थ है, तो समान टेम्परेचर पर उनका वाष्प दाब क्या होगा? अलग अलग। अब जिसका मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई 50 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो दो कंपोनेंट ए एंड बी, कोई 50 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मॉलिक्यूल्स वेपराइजेशन हो गया, और कोई 50 पर 1000 जगह पर 3000 हो गया। जो 3000 होगा वो भाई उसका ज्यादा है ना, किसी का होगा ही नहीं तो होगा ही नहीं, तो उसकी वजह से बनेगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लिक्विड सरफेस पर उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा।
हाँ अरे भाई सभी पदार्थों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। और नहीं बोल रहे, हाँ जैसे अभी नीचे पानी है, नीचे तो उसे हीट कर रहे हैं और जो वाष्प बन गया उसका पानी का टेम्परेचर अलग होगा ना। हम समझ नहीं पा रहे तुम कहना क्या चाहते हो। जैसे मान लीजिए वहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, नीचे पानी है और ऊपर जैसे वाष्प जा रहा है उसका टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर अलग होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा जो है कि हाँ, तो ऊपर फिर जाएगा जो सरफेस लगा है उस पर से ठंडा होगा तो फिर नीचे आएगा तब भी तो वो ठंडा तो होगा ना, पानी नीचे आएगा तो। अरे सुनिए जरा ध्यान से देखिए, इन सब की काइनेटिक एनर्जी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी से कम है, काइनेटिक एनर्जी से कम है, परंतु जब वेपर चला गया, जो वेपर यहाँ से बन रहा है सारे वेपर का ही तो इस पर प्रेशर है। हम मानते हैं कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। दो सबको समान टेम्परेचर मिल रहा है सोल्यूशन में। हम हीट करें तो सबको हीट करेंगे, किसी एक कुछ बढ़ा देंगे, सबको कर रहे हैं ना, तो सबका टेम्परेचर क्या है, सेम है। अलग अलग थोड़ा टेम्परेचर सबका रहेगा, सेम टेम्परेचर रहेगा, सबको समान टेम्परेचर मिलेगा। असमान्य टेम्परेचर पर कोई जल्दी बॉयल कर जाएगा, कोई लेट बॉयल करेगा, सिंपल सी बात है। जो जल्दी से बॉयल करेगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, तो वहाँ पर पी नॉट नहीं बोल सकते हैं, किसका जिसका पहले होगा नाट, इसमें बोलेंगे नहीं, पहली बात कन्वेंशन यहां पर बनाया गया, नाट नहीं बोलेंगे, नहीं होगा उसके दूसरे वाले का तो तब नाट बोल सकते हैं। दूसरे वजह से नहीं होगा, वो किस बाकी है ना, दूसरे की वजह से ऐसा कौन सा पदार्थ होगा जिसकी वजह से नहीं होगा, जब कोई अवाष्पशील रहेगा, सही है ना, ठोस कोई रहेगा, तो अभी किस तो बाकी है ना। अभी कौन किस पर बात कर रहे थे हम लोग, द्रव पर बात कर रहे हैं। अब द्रव ठोस पर बात करेंगे, तो वहां पर बात करेंगे कि दूसरा वाला जब आएगा वो क्या करेगा, हाँ उस पर बात करना बाकी है, ठीक है। तो आते हैं अब इस पर, देखिए अब ये यहाँ पर जरा समझिएगा, इसी से रिलेटेड एक सवाल कभी कभी पूछ लेता है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना है A+B से और दोनों ही वोलेटाइल हैं, दोनों ही लिक्विड हैं। जब बच्चों दोनों ही लिक्विड हैं तो दोनों लिक्विड भाई वेपराइजेशन इनका होगा। तो यहां पर मान लीजिए यहां पर पूछ लेता है, इसको बोलते हैं, ऐसे पूछ सकता है ए का चाहे बी का, बोल सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, इन वेपर फेस। इसका मतलब ये हुआ कि वाष्पीय प्रावस्था में ए का मोल अंश, ये भी सवाल पूछता है। हाँ यहां देखिए यहां पर कुछ ना कुछ सुनिएगा, इस सॉल्यूशन में ए का कुछ ना कुछ मोल अंश होगा, परंतु यहां पर नहीं पूछ रहा है। मोल अंश बोले तो कितना मोल बटे कुल मोल अंश निकालने का मतलब मोल बटे कुल मोल। इसमें कितना फ्रैक्शन है मोल का, बट इसमें कुछ हीट देने के बाद कुछ वेपराइजेशन हो गया, वाष्प में चला गया, वाष्पीय प्रावस्था में चला गया, वेपर फेस में चला गया। यहां पर जब पहुंचा होगा तो कुछ मोल यहां पर भी तो गया है, तो उस वेपर फेस में इस ए का क्या बताइए, मोल अंश बताइए, ये सवाल पूछता है। ए की जगह पर बी भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, हो सकता है कि बी भी गया होगा, मैं दोनों वाला टाइल है, अगर बी गया होगा तो ऐसे पूछ सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस। इसका मतलब वही है कि वाष्पीय प्रावस्था में क्या बी का मोल अंश, यहां पर मोल अंश नहीं पूछ रहा है, इस वेपर फेस में पूछ रहा है मोल अंश। और जब ऐसे पूछता है ना कि वाष्पीय प्रावस्था में मोल अंश बताइए, तो यहां पर हम जीटा से नहीं बल्कि यहां पर हम तो जैसे एक्स से नहीं, यहां पर कैसे डिनोट करते हैं, वाई से। मान लीजिए किसे डिनोट करेंगे, वाई से, जैसे कुछ अंतर हो सके। अब यहां में और यहां में कुछ अंतर होना चाहिए ना, बनी नहीं वैसे ठीक है, जो भी है यहां में और यहां में अंतर होना चाहिए। यहां का मोल अंश को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एक्स से, और यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से, कुछ तो अंतर रहे। तो इस तरह से पूछता था। इस सिचुएशन के लिए क्या मतलब हो रहेगा, तो इसके लिए डाल्टन का बच्चों आंशिक दाब का नियम है, ठीक है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। उन्होंने गैसों से रिलेटेड बताया था, वाष्प से रिलेटेड बताया था, तो डाल्टन का आंशिक दाब के नियम से, यहां से नियम से, क्या नियम से, जरा ध्यान देना। उन्होंने कहा था कि किसी गैसीय प्रावस्था में, ठीक है, गैसीय प्रावस्था में जो गैसों का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, किसी भी गैस का, मान लीजिए कोई गैस है,
यहाँ पर क्या है, अलग अलग लिख सकते हैं ना, दोनों के लिए अलग अलग चाहेंगे तो लिख लेंगे, है कि नहीं है, कोई बात नहीं, अलग अलग बना लेते हैं। मान लीजिए ए है, गैसीय प्रावस्था में ए है, और ए यहाँ वेपर फेस में, और यहाँ पर क्या है बी, दोनों का पूछ रहा है, दोनों के लिए बनाएंगे। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार जो गैसों का वाष्पीय जो आंशिक वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब ऑफ ए, ठीक है ना, ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल वेपर प्रेशर का क्या होता है, गुणक होता है। मतलब टोटल जो गैस का जो प्रेशर होगा, टोटल जो गैस का प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, गुणनफल होगा। ये दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, उसके उस गैस के आंशिक दाब के क्या होगा, बराबर। एकदम स्पष्ट देखना, गैसीय प्रावस्था में ये गैसी तो हो गया, वेपर फेस मतलब किस में है, गैस में है। तो डाल्टन ने गैस से संबंधित ये नियम दिया था कि किसी भी गैस का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, मान लिया यहाँ पर कोई गैस है, एक आप तो गैसीय अवस्था में तो गैसीय बोल सकते हैं, तो गैस का जो आंशिक वाष्प दाब होगा ये इसी के मोल फ्रैक्शन के, ये मोल फ्रैक्शन कहाँ का है, वेपर फेस का है। तो चलिए इसको अलग कर देते हैं, किससे, वाई से, ठीक है। तो इसके यहाँ के मोल फ्रैक्शन और कूल जो है, जैसे यहाँ पर टोटल जो वेपर, इस टोटल इसका टोटल जो वेपर प्रेशर होगा उसके गुणनफल की क्या होगा, बराबर होगा। तब यहां से आसानी से इसी नियम के अनुसार अगर चाहेंगे तो अगर आपको इसमें वेपर फेस में अगर मोल फ्रैक्शन पूछता है ए का चाहे बी का, तो क्या निकाल सकते हैं, यही तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ही वेपर फेस। यहां पर वाई ऑफ ए क्या हो गया, मोल वाष्पीय प्रावस्था में, वाष्पीय प्रावस्था में ए का मोल अंश, ठीक है बच्चों। तो चाहेंगे यहां से y ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, p ऑफ ए बटे p ऑफ क्या हो जाएगा, t। उस फार्मूले से रिलेट करिएगा, ये बड़ा काम आएगा, बड़ा सवाल पूछ रहा है इस पर, एनसीईआरटी में 2-3 सवाल दिया है। इसी तरह से यहां पर बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा p ऑफ b, है तो गैस के लिए परंतु यहां पर लगा रहे हैं, तो b का जो आंशिक वाष्प दाब बराबर होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ b, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन ऑफ b कहां का है, वेपर फेस का, इनटू किया जाएगा p ऑफ t, यहां से y ऑफ b, यहां पर y ऑफ b क्या है बताइए, वाष्पीय प्रावस्था में ना, वाष्पीय प्रावस्था में, हाँ b का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। तो यहां से चाहेंगे तो y ऑफ b बराबर क्या कर सकते हैं, p ऑफ b बटे p ऑफ t। बात समझ पाए। तो इस केस का उपयोग आप लोग करेंगे जब वाष्पीय प्रावस्था में वेपर फेस में, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे जो भी है, क्लोरोफॉर्म जो भी है, बेंजीन है, किसी का भी अगर पूछता है कि उसके वेपर फेस में वाष्पीय प्रावस्था में उसका क्या बताइए, मोल अंश बताइए, तो भाई उस फार्मूले के अनुसार जो अभी प्राप्त किए हैं, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब तो निकाल ही सकते हैं, फार्मूला प्राप्त किए हैं, तो उसका आंशिक वाष्प दाब ऊपर रखिएगा और कुल वाष्प दाब नीचे रखिएगा, रेशियो बनाइएगा जो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। बात समझ पाए, तो बड़ा काम की चीज है, ठीक है। तो ये आया आपका डाल्टन के नियम से, आंशिक दाब के नियम से। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक ग्राफ बना लेते हैं, लगता है आज न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे न्यूमेरिकल। आज जो है कि एक ग्राफ बनाते हैं, एक दो कर लेंगे ग्राफ। और ग्राफ किस कौन सा है भैया, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, दोनों वाष्पशील है, ठीक है ना। इसका ग्राफिक बनाते हैं। आपकी किताब में दिया हुआ है ऐसे ग्राफ। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कि ये जो लाइन दिखा रहा है ये संगठन को दिखा रहा है, संगठन, ठीक है ना, कंपोजिशन, कंपोजिशन को दिखा रहा है। मान लीजिए ऊपर जो देखेंगे हम लोग वेपर प्रेशर को देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहां पर सपोज दैट प्योर रूप से प्योर, मान लीजिए प्योर बी है, क्या है, प्योर बी। अगर यहां पर प्योर बी है तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, 0, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 1, सही है ना। अगर प्योर मान लीजिए इस लाइन पर मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर, ये जो लाइन है इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि प्योर बी है, शुद्ध बी है।
अगर शुद्ध बी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसी की मैं बात कर रहा हूं, ए और बी की मैं बात कर रहा हूं, जिस पर हम लोग बात किए थे ए और बी सोल्यूशन वाला। तो मोल फ्रैक्शन आप क्या होगा, जीरो। प्योर बी है जिसका मतलब ए नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन आप क्या होगा, जीरो। अब मोल फ्रैक्शन आप भी क्या होगा, एक। तो शुद्ध अवस्था में बी का जो प्योर बी है, कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। मान लीजिए कुछ वेपर प्रेशर है, यहाँ पर ये वेपर प्रेशर को बता रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं, वेपर प्रेशर को। कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, कोई लाइन बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके वजह से क्या है, वेपर प्रेशर है। तो शुद्ध की जब प्योर बी है तो इसके वजह से कुछ वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ऑफ बी बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब सुनो, अब मैं कंपोजिशन, अब इस लाइन में संगठन में मैं अब इसे मिलाता चला जा रहा हूं, क्या ए मिला रहा हूं, मैं ए में डाल रहा हूं, ए मिलाता गया। जैसे ए मिलाता चला जाऊंगा, उल्टा समझ लीजिए, मैं ए को मिला रहा हूं, अब बी को निकाल रहा हूं। इस ग्राफ को समझने के लिए मैं समझाऊंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। मैं ए को इसमें डाला हूं, डालते और बी का निकाल रहा हूं, यहां पर जाते यहां पर इस पॉइंट पर प्योर क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। जब प्योर ए मिलेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, जीरो। इसको निकाल भी रहे हैं, मतलब ए की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई, ए नाम मात्र है, बहुत कम हो गया। इसका मतलब कि इसको क्या मान सकते हैं, जीरो। या मान लीजिए कि इसको निकाल भी रहे हैं, तो यहां पर जाते प्योर ए बचा और बी क्या हो गया, जीरो। जब प्योर बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, जीरो, तो ये तो बोल ही सकते हैं मोल फ्रैक्शन आप कितना होगा, एक। तो इसके वजह से कुछ तो जो है कि वेपर प्रेशर बन रहा होगा, अकेले होगा तो कुछ तो वेपर प्रेशर बन रहा होगा। कितना बना होगा, हो सकता है इसी की बराबर भी हो सकता है, लेकिन जनरली इतने जल्दी बराबर होते नहीं है। तो नीचे ऊपर दिखा लीजिए, नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इससे थोड़ा कम बना रहा है उतने टेम्परेचर पर, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कितना हो गया, पी नॉट ऑफ ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब इधर जा रहे हैं तो प्योर ए मिलेगा, इधर आएंगे तो प्योर बी मिलेगा। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे मिला दीजिए इसको, मतलब इधर जाएंगे, देखिए इधर जा रहे हैं, इसमें इधर जा रहा हूं तो या लिख सकते हैं पी ऑफ ए बराबर पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स आप क्या हो जाएगा, ए। देखिए इसमें मोल फ्रैक्शन, देखिए इधर से इधर जब जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका आंशिक वाष्प क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जाते जाते इसको निकाल भी रहे हैं, तो जाते जाते यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर, इसका प्योर वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये नहीं है तो प्योर रूप से ये हो गया, तो पी ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। मोल फ्रैक्शन, मोल मिलाते चले जाइए, इसका जो है कि वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से चाहेंगे तो इसका भी दिखा सकते हैं, इसका दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इधर डाल रहे हैं, ऐसे डालते क्या डाल रहे हैं, बी को डाल रहे हैं और ए को निकाल रहे हैं, तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ाते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, पी ऑफ बी बराबर हो जाएगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नहीं पी नॉट ऑफ बी, पी नॉट ऑफ बी का मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर हो गया, बस इसको मिला देंगे तो ये मिलेगा किसका, सॉल्यूशन का। तो पी ऑफ टी को रिप्रेजेंट करेगा, पी ऑफ टी बराबर हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी। ये सॉल्यूशन का है या अकेले का, तो ये इसका क्या हो गया, संबंधित ग्राफ हो गया। समझ में आया क्या, तो ये नोट और ये ग्राफ नोट करिए, फिर उसके बाद जो है कि देखते हैं छुट्टी। हाँ तो ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से, तो इसका न्यूमेरिकल कल कर लेंगे।